नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अभी एक बयान आया है गडकरी साहब का और उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल बाद भारत में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। इसको लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं और इसी तरह से बहुत सारे बयानात को हमारे देश में अतीत में बहुत शिद्दत से और सही, चमत्कारी और बहुत क्रांतिकारी समझ के शेयर किया जाता रहा है। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि इससे पहले कौन कौन से बड़े बड़े क्रांतिकारी बयान शेयर किए गए और बाद में वो मुंडी के भल गिरे, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि ये जो गडकरी साहब कह रहे हैं इस बात में कितना दम है और इस तरह के बयानों से इस देश को और इस देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोर्ट करना चाहते हैं, धन देना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एक QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। याद कीजिए, 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में ऐसे ही आ जाएंगे। ये जुमला था जिसको बाद में खुद पार्टी ने कहा कि वो जुमला था कि इतना काला धन विदेशों में पड़ा है कि अगर उनको ले आया जाए तो 15-15 लाख रुपए तो ऐसे ही सबके खाते में आ जाएंगे। ये था जुमला। और इसी तरह के 2014 से पहले दिन रात गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ जहाँ जाके भाषण देते थे इसी तरह की बातें करते थे। गुजरात में हमने क्या किया, पानी के अंदर लड्डू मिला दिया, उसके बाद में सिंचाई कर दी तो ये हो गया, नाले के अंदर से गैस बना दी। इस तरह की बातें वो हमेशा किया करते थे और उनकी चमत्कारी बातों से आपको ऐसा लगता था कि वाह, ये व्यक्ति वाकई इनोवेटिव है, ये व्यक्ति है जो भविष्य की सोच रखता है और ये व्यक्ति है जो इस देश को कुछ दे सकता है। क्योंकि उनके पास हर बार नए नए आइडियाज़ होते थे, नई नई बातें होती थीं, जिनमें से वो ज़्यादातर बातें अपने रियल टाइम उदाहरण के तौर पे दे दिया करते थे। अब मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि उनमें से कितनी सच्ची निकली, कितनी झूठी निकली, कितने करोड़ रोज़गार उन्होंने देने की बात कही थी और जो नहीं मिल पाए। लेकिन मैं आपको जो गडकरी साहब लगातार उसी लाइन पे चल रहे हैं, जिस तरह के बयानात वो देते रहते हैं, उसमें से कुछ की पड़ताल करके दिखाऊँगा। गडकरी साहब अभी हाल में पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय उन्होंने इनको एक मानद उपाधि दी है, तो वहाँ पर ये गए हुए थे और वहाँ भाषण में गडकरी साहब ने कहा कि अगले 5 साल बाद भारत में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। अब ये कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादातर लोग हैं हिंदुस्तान के, उनके सामने आपने एक बयान दिया और इसमें 2 तरह की प्रतिक्रिया आई। एक प्रतिक्रिया ये आई कि वाह, कमाल है, गडकरी जी कहाँ से कहाँ नेक्स्ट लेवल पे इंडिया जा रहा है। 5 साल के अंदर इतना चमत्कार हो जाएगा कि पेट्रोल की भारत में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पेट्रोल बंद और ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी प्रतिक्रिया जो आई वो समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं आज आपको कहूँ कि मुझे कार ख़रीदनी है, आप क्या सलाह देंगे? मैं कौन सी कार ख़रीदूँ? मैं पेट्रोल की कार ख़रीदूँ, मैं डीजल की कार ख़रीदूँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ख़रीदूँ या हाइड्रोजन कार ख़रीदूँ? ये सबसे बड़ा असमंजस लगातार गडकरी साहब ने अपने आप को बहुत चमत्कारी और क्रांतिकारी दिखाने के चक्कर में इस देश में खड़ा कर दिया है। हकीकत ये है कि ना तो पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, जो हालात दिख रहे हैं, जो मेरा आइडिया है, और ना EV पूरी तरह से आने वाली है और ना हिंदुस्तान में हाइड्रोजन फ्यूल आने वाला है। इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होने वाली है, तो हम एक एक करके सारी चीज़ों की व्याख्या करते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि ये जो एथेनॉल के कारण कहा होगा गडकरी साहब ने, लेकिन सरकार का अपना टारगेट है कि 2030 तक 20% एथेनॉल की मिलावट पेट्रोल में कर दी जाएगी। कब तक? 2030 तक। तो 5 साल में कैसे गायब हो जाएंगी पेट्रोल की गाड़ियाँ? यानी 2030 में भी 80% पेट्रोल एथेनॉल के साथ मिल रहा होगा। पहली चीज़, यानी एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो पेट्रोल को फेज़ आउट करने नहीं जा रही है। दूसरा बयान कुछ महीने पहले आया था जिसमें गडकरी साहब ने कहा, उसका नाम भी नहीं लेते हैं, फ्लेक्सी फ्यूल की वो बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आने वाले समय में देश में फ्लेक्सी फ्यूल वाली गाड़ियाँ
उनको अनिवार्य कर दिया जाएगा कि उसमें जितनी चाहो आप ब्लेंडिंग कर लो, 2 टैंक होंगे, इसमें एक में एथेनॉल होगा, एक में पेट्रोल होगा, जितना चाहो पेट्रोल मिलाओ, जितना चाहो एथेनॉल मिलाओ, और वो गाड़ी उसमें सपोर्ट करेगी। बड़ी बड़ी भाई क्या टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्नोलॉजी नहीं है, तमाम सारे वीडियो हुए, हमने भी वीडियो बनाया, अच्छी तरह से आपको समझाया कि टेक्नोलॉजी क्या है। अब वो फ्लेक्सी फ्यूल का कंसेप्ट सिरे से गायब है, और फ्लेक्सी फ्यूल अगर आता है और 100% एथेनॉल पे गाड़ी चलने लगती हैं और 5 साल के अंदर सारी गाड़ियां बदल जाती हैं और एथेनॉल वाली हो जाती हैं, तभी तो पेट्रोल देश में ख़त्म होगा। आज की तारीख में अगर एक मैं पेट्रोल व्हीकल ख़रीदता हूं तो सरकार 15 साल की लाइफ पेट्रोल व्हीकल की मान के चल रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अगर आज मैं ख़रीदता हूं तो 5 साल बाद अगर पेट्रोल बंद कर दोगे तो 10 साल में उस गाड़ी का क्या करूंगा, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल का उत्तर गडकरी साहब गोल कर गए हैं, लेकिन हम सब सोचते ही नहीं हैं। हमको लगता है कि कह रहे हैं गडकरी जी तो ज़रूर कोई आविष्कार होगा, कोई इनोवेटिव चीज़ होगी, और सारे के सारे लोग उसके पीछे हो लेते हैं। और मैं इस पे भी आऊँगा कि किस तरह से ये सब बयान देकर वो मोदी जी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, मोदी जी की परेशानियाँ बढ़ा रहे हैं, और उस देश में झटके से देश को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो फ्लेक्सी फ्यूल वाला आपका ऑप्शन ख़त्म हो गया, क्योंकि फ्लेक्सी फ्यूल की गाड़ियां 5 साल में आने वाली नहीं हैं, और पेट्रोल आप फिर भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, यानी इस आधार पर भी ये झूठ। तीसरा विकल्प आपको ये लगता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ले आएंगे, ईवी ले आएंगे, उसके साथ काम का चलने लगेगा। तो ईवी को लेकर अभी से विवाद है, दुनिया भर में ईवी को लेकर एक मत नहीं है कोई, और ज़्यादातर लोगों का मानना है कि पेट्रोल कार से ज़्यादा ईवी कार प्रदूषण फैलाएगी। और उसके पीछे बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं, जैसे कि ये बताया जा रहा है कि जिस बिजली से आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को, मैंने 2 वीडियो बनाए हैं इस पर, और जिस एनर्जी से आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को रिचार्ज करेंगे वो बिजली भी आपकी या तो डीजल से आएगी, पेट्रोल से आएगी, गैस से आएगी, या कोयले से आएगी। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रांसमिशन लॉसेस भी होंगे, बिजली घर से यहाँ तक आने में बिजली वेस्ट होगी, फॉर्म फैक्टर बदलने में भी लॉसेस होते हैं। जब गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं, स्थितिज ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलते हैं, तो उसमें नष्ट होती है ऊर्जा का अपव्यय होता है। ये जो लोग थोड़ा भी साइंस जानते हैं उनको पता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जितनी एनर्जी इस गाड़ी को चलाने में खर्च करते हैं, बिजली घर में अगर आप बिजली बना के ला के उसको यहाँ चार्ज करेंगे बैटरी में, तो उससे ज़्यादा खर्च होगी। जो आपकी लिथियम और दूसरी बैटरियाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं अभी ईवी के अंदर, वो बैटरियां अपने आप में प्रदूषण कारक हैं, और अगर उन बैटरियों को नष्ट आप कैसे भी करें, वो वातावरण में पॉल्यूटेंट छोड़ती हैं। और अगर उनको आप ज़मीन में गाड़ दें तो ज़मीन के अंदर पानी में लिथियम के ज़रिए बहुत सारे जहरीले पदार्थ, डिटेल में नहीं जाऊंगा, मिल जाते हैं। ईवी एक अपने आप में बड़ा ख़तरा है। और उससे भी बड़ी बात यह कि मान लीजिए सरकार खतरे वतरे की परवाह किए बगैर ईवी को भारत में लागू कर देती है, तो भारत में जो चार्जिंग नेटवर्क बनाना है वो भी 5 साल में इतना नहीं बन पाएगा कि पेट्रोल को रिप्लेस कर दे, यानी ये भी हवाई। तीसरा ऑप्शन आता है, चौथा ऑप्शन जिसको आप कहें, वो है हाइड्रोजन कार का। अब हाइड्रोजन कार के बारे में कहा जा रहा है, तो हाइड्रोजन कैसे बनेगा? तो हाइड्रोजन बनाने का जो अभी उपलब्ध तरीका है, वो उपलब्ध तरीका है हाइड्रोकार्बन्स के ज़रिए। यानी आप हाइड्रोकार्बन से, यानी ये ही पेट्रोल डीजल हाइड्रोकार्बन्स और कुछ नहीं होते हैं, इनसे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो बचता है हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन निकालते हैं तो बचता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही आप हाइड्रोजन निकालेंगे, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, तो ये अपने आप में प्रदूषक है हाइड्रोजन। ये हो गया ग्रे हाइड्रोजन। एक तो ब्लू हाइड्रोजन भी है, उसमें ये लोग कह रहे हैं कि हम ज़मीन के अंदर गाड़ेंगे तो उससे जो हाइड्रोजन है वो तो बाहर आ जाएगा, और कार्बन जो है वो ज़मीन के अंदर दफन हो जाएगा, तो ज़मीन के प्रदूषित नहीं होती है। तीसरा है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के भरोसे ही गडकरी साहब एक और बयान दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो 12.5% के करीब हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ है, वो आते आते समय में 20% हो जाएगी, क्योंकि ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गए थे भाषण देने। यानी
कृषि की ग्रोथ बढ़ जाएगी। इसका ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आपका रकबा बढ़ जाएगा या उत्पादन बढ़ जाएगा। ग्रोथ का मतलब ये है कि किसानों की आय बढ़ जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में किसान आपके लिए रोटी ना उपजा के, ये ना उपजा के, इनके लिए एथेनॉल उपजाने लगेंगे और किसान अपने खेत खाली कर देंगे ताकि आप सोलर पैनल लगा सकें। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि सोलर पैनल के ज़रिए जो बिजली उत्पादन होगा उसको ब्रिटेन को देने की तैयारी भारत में मोदी जी पहले ही कमिट कर चुके हैं। उसकी वजह यह है कि ब्रिटेन में धूप पड़ती नहीं, यहाँ धूप अच्छे से आती है, तो हम बनाएंगे बिजली अपने खेत उजाड़ के और वो बिजली जाएगी वहाँ पे। तो खाद्य संकट भी खड़ा होने वाला है। तो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, उसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई वो पानी से बनता है, तो उसमें क्या करते हैं, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे? उसको इलेक्ट्रोलिसिस से करेंगे, यानी बिजली से करेंगे। बिजली कहाँ से आएगी? अगेन प्रदूषण वाले से, तो वो करेंगे हम ग्रीन सोर्स से बिजली लाएंगे, सोलर पैनल से, दूसरी चीज़ों से लाएंगे। तो ये हो गई फिर अगेन 25 वर्षीय योजना। तो 5 साल में पेट्रोल इससे कैसे ख़त्म करेंगे? तो जो ग्रीन एनर्जी लाएंगे, बिजली पैदा करेंगे सोलर पैनल से, उसके ज़रिए उसके अपने हार्म हैं, क्योंकि सोलर पैनल और विंड एनर्जी ये जो 2 रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं, इसके अपने प्रदूषण होते हैं। जहाँ जहाँ लोगों ने विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया है वो परेशान हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े फीम का प्रोपेलर होते हैं वो उनकी एक एज होती है। जब वो एज ख़त्म हो जाती है तो वो धरती के लिए प्लास्टिक का सबसे ख़तरनाक कचरा बनते हैं, जिसको कहीं पे भी नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको बुरादा बना के भी नहीं जलाया जा सका है, जो अब तक के रिसर्च हैं। इसके अलावा आप जो सोलर पैनल लगाते हैं उनके भी ख़राब होने के बाद जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलेगा उससे कितना नुकसान होगा, उसमें जो सिलिकॉन यूज़ होता है, सिल्वर यूज़ होता है, उसके कारण क्या स्थिति बनेगी, इसका कोई ब्लूप्रिंट किसी के पास नहीं जब इतने बड़े स्तर पे होगी। बाइडेन साहब का सपना है, उनको नेट ज़ीरो लाना है। उनका सपना ये दिख रहा है कि दुनिया से पेट्रोल डीजल को धीरे धीरे खपत कम कर दी जाए, तो रूस और मिडिल ईस्ट अपने आप डूब जाएंगे, हम सुपर किंग बन जाएंगे, सुपर पावर बन जाएंगे। वो सबको लगा रहे हैं काम पे, उसमें हम भी लगे हुए हैं, और उस चक्कर में ये सारा फेरबदल हो रहा है। भूखे मरेंगे, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। आज जब इतनी ज़मीन पे सारा उत्पादन हो रहा है, तब भी भारत अपनी ज़रूरत से थोड़ा ही अधिक उत्पादन कर पा रहा है गेहूं का, बावजूद इसके कि इतनी हरित क्रांति हुई है, पता नहीं क्या क्या हुआ है, और खपत लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी समस्या होने वाली है वो ये होने वाली है कि भैया ये आप 5 साल में पेट्रोल बंद करने का सपना देख रहे हो, ये किस आधार पे देख रहे हो? 5 साल के अंदर इतने सोलर पैनल ना तो आप लगाने वाले हो, ना इतना विंड एनर्जी के पैनल लगाने वाले हो, ना इतना बिजली उत्पादन करने वाले हो। यानी सब कुछ हवाई और लेके बेच के निकल जाओ। अगले हफ्ते फिर दूसरा आइडिया लेके आ जाएंगे, और इसी तरह के आइडिया वो लाते रहते हैं। और इस तरह के आइडिया के नाम पे उन्होंने एक्सप्रेसवे बना दिए हैं। उस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए अनाप शनाप कर्जा ले लिया है, और उस कर्जे के चक्कर में NHAI इतना डूब गया है कर्ज में कि भारत की सड़कें हो सकता है किसी दिन किसी प्राइवेट आदमी को बेच दी जाए। इस पे भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। सरकार का टारगेट है कि 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बना लेंगे। अब आप बताइए मुझे, वो जो ग्रीन हाइड्रोजन आप बनाएंगे, उस ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के प्रोसेस में जितनी सारी चीज़ें होंगी वो कैसे होंगी? और दूसरा आते हैं जो हाइड्रोजन कार है, वो कौड़ियों के मोल नहीं आती है। सबसे सस्ती हाइड्रोजन कार जो उपलब्ध है आज, वो करीब 40 लाख रुपए की है। उसके अंदर 3-4 किलो करीब ईंधन पड़ता है, और वो ईंधन जो है वो करीब 250, 450 या 500 रुपये किलो पड़ता है। और उस ईंधन को लगाने के बाद जो एवरेज आपका निकलेगा वो 5 रुपये किलोमीटर के आसपास निकलेगा। और अगर आपने 40 लाख रुपए गाड़ी में लगा दिए हैं, उसका ब्याज जोड़ें तो जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से बहुत ज़्यादा महंगी है वो। ये भी हिसाब सब कुछ जनता के सामने है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे देश की इकोनॉमी को क्या नुकसान हो रहा है, और इससे देश को क्या नुकसान हो रहा है, और मोदी जी को क्या नुकसान हो रहा है। इन सारी बातों को कर करके गडकरी साहब ने मेरे सामने और आपके सामने एक दुविधा खड़ी कर दी है। मेरी दुविधा ये है कि मेरे पास 2009 की होंडा सिटी गाड़ी है, और अब वो गाड़ी 2-3 साल बाद सरकार मुझसे छीन लेगी, क्योंकि ये गाड़ियाँ छीन रहे हैं। अब जब ये गाड़ियाँ छीन रहे हैं तो मेरे सामने सबसे बड़ा एक खतरा है या दुविधा है, वो ये है कि मैं कौन सी कार खरीदूं। पेट्रोल ये 5 साल बाद ख़त्म कर देंगे, यानी पेट्रोल की गाड़ी में खरीद नहीं सकता। डीजल को केवल ये हैवी व्हीकल के लिए रखने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है।
तो मैं डीजल गाड़ी नहीं खरीद सकता, और डीजल गाड़ी की लाइफ भी 10 ही साल होती है, 15 साल नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैं खरीद नहीं सकता क्योंकि उसका मुझे कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको लेके बहुत दुविधा है, उसको चार्ज करने में घंटों लगते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं दूसरे हिल स्टेशन पे या आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो सड़क पे गाड़ी खड़ी करके 4 घंटे सोएंगे वहाँ पे चार्जिंग में लगा के, और जब 4-4 घंटे में गाड़ी अगर चार्ज होगी तो कितने चार्जिंग स्टेशन उसके लिए चाहिए होंगे, ये भी सोचने की बात है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो ईवी चलने वाला नहीं है। आपकी वो जो फ्लैक्सी फ्यूल वाली कारों का कोई पता ही नहीं है वो कहाँ पे हैं, हाइड्रोजन कार्ड में अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। यानी इस दुविधा में मैं क्या फ़ैसला लूँगा? मैं ये फ़ैसला लूँगा कि मेरी गाड़ी की अभी 2-3 साल लाइफ बची हुई है, जो मैं कल कार ख़रीदने जा रहा था वो अब मैं 2-3 साल नहीं खरीदूँगा और इंतज़ार करूँगा कि तस्वीर क्या रुख लेती है। और इस बीच में गडकरी जी 4 तस्वीर और लगा के आपके सामने पेश कर देंगे। भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर को इकोनॉमी की रीढ़ माना जाता है, और ख़ासतौर पे जीडीपी की, कि भारत की जीडीपी को बहुत बड़ी मजबूती देता है वो। उस ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ रिकॉर्ड प्रयोग किए गए हैं, किस नीयत से किए गए हैं भगवान जाने। कभी पुरानी गाड़ियाँ हटाओ, कभी नई गाड़ी हटाओ। अब कहते हैं 6 की 6 सीट में आप जो है वो लगा के दो सिक्योरिटी वाले बैग। कभी कहते हैं कि गाड़ी में जो है वो ये बदलाव कर दो, कभी वो बदलाव कर दो। कभी यूरो 1, 2, 3, 4 के नॉर्म्स लाते रहते हैं। कभी कहते हैं एथेनॉल मिलाऊंगा, इंजन बदलो। इतनी सारी चीज़ों के साथ में अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ रुकती है, जो कि रुकनी है, अगर मेरे जैसा आदमी कंफ्यूज खड़ा होगा, मैं तो चाहूँगा ना कि 3 साल में देख लेता हूँ भैया ईवी चलेगी कि टीवी चलेगी, हाइड्रोजन कार लूँ तो पैसे कहाँ से लाऊं? और ये सब जो है वो ड्रामा चला चला के देश की इकोनॉमी का बैठने वाला भट्टा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हालत ये है कि कई सारी कंपनियां हिंदुस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट के जा चुकी हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे लगता ही नहीं कुछ चलेगा। फोर्ड जैसी बड़ी कंपनी हथियार डाल चुकी है, क्योंकि आप लगातार नियम बदलते रहते हैं। आपने तो एक नियम बदल दिया, वहाँ पे उस कंपनी को पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, जिसमें कि मोटी लागत आती है। तो ये पूरी तस्वीर है, और इस तस्वीर में ये समझ में आता है कि भैया इतना भारी कन्फ्यूजन खड़ा मत करिए। आपको तो एक तुर्रा लग जाता है, कलगी लग जाती है, और सब लोग कहते हैं वाह गडकरी जी कितने इंटेलिजेंट हैं, उनके घर पे हाइड्रोजन कार आ गई है। लेकिन आप ये सोचिए कि फ़ैसले देश के लोगों को लेने हैं, उनको गाड़ियाँ ख़रीदनी हैं, उनके सामने आपने कन्फ्यूजन खड़ा कर दिया। अब यही सब चलता रहता है। गडकरी जी कह रहे हैं देखिए कृषि की ग्रोथ में 20% तक आ जाएगी। दूसरी तरफ मोदी जी का एक ट्वीट है। ट्वीट क्या है इसमें मैं बाद में आपको लगा देता हूँ ट्वीट, लेकिन ट्वीट जो है वो उनका बड़ा रोचक है, और वो उस लाइन पे श्रीलंका जिन हरकतों से बर्बाद हुआ, जैसे कि श्रीलंका ने कहा कि हम अपने यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करेंगे। अब मोदी जी कह रहे हैं कि भारत में 10 तारीख को कहा उन्होंने कि भारत में प्राकृतिक खेती करिए। अबे भाई 20% बढ़ाना चाह रहे हो तो 20% ग्रोथ रेट ले जाना चाह रहे हो, और अगर उसको प्राकृतिक खेती की तरफ चले जाओगे तो श्रीलंका का देखा क्या हाल हुआ है। उसको सारा का सारा अनाज बाहर से मंगाना पड़ता था, अच्छा खासा आत्मनिर्भर था। अब यहाँ पे क्यों ऑर्गेनिक करने वो उतारू हैं? इसलिए भैया जुबान के घोड़े थामिए। आप अपने मालिकों से बात कर रहे हैं, देश के लोग आपके मालिक हैं। फेंका फाकी नहीं चलेगी और नहीं होनी चाहिए। और मैं ये सब बात इसलिए रखना चाहता हूँ कि जब गडकरी जी जिस तरह के नई नई बातें बेच रहे हैं ना, हवाई किले बना रहे हैं, वैसे हवाई किले हमारे देश में इससे पहले भी बनाए गए हैं, और इस तरह के हवाई किले हवाई ही होते हैं, हवा के साथ उड़ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।